अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन में नरमी के बाद सेहत के निज़ाम पर बोझ भी बढ़ता जा रहा है। जहां सियासी रहनुमा एक मुतफ़िक़ा लाहे अमल बनाने में नाकाम रहे हैं, वहीं उनकी गैर संजीदगी का मुज़ाहरा उनकी जानिब से जो जारी बयानात हैं उनमें साफ नज़र आता है, दिखाई देता है। परसों जिन खबरों की वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तरदीद की थी, आज उन्हीं खबरों की तस्दीक सिंध में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कर दी गई है। सिंध में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सूबे में गवर्नर राज का मुतालबा किया है। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि आर्टिकल 245 के तहत सदर पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया है कि जब वो महसूस करें गवर्नर राज लगा सकते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का यह भी कहना था कि चीफ जस्टिस के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि सिंध हुकूमत गलत है। आज का ये वतीरा है कि कोई गोली लगने से भी मर जाए तो उसे कोरोना केस कह दिया जाता है। वज़ीर आला मुराद अली शाह रोना धोना बुलेटिन ही सर्व कर सकते हैं। सवाल यह है कि मौजूदा हालात में कोरोना के खिलाफ नुबुर्दाज़मा होने की बजाय सियासी रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ नुबुर्दाज़मा क्यों हो रहे हैं? क्या वजह है कि किसी भी जानिब से कोई संजीदा बात नहीं की जाती है, सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जुमले कसे जाते हैं। कल सिंध असम्बली का इजलास भी होना है। अगर इस इजलास में भी ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिलती है तो फिर इसका क्या फ़ायदा होगा? आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दूसरी तरफ ये कह दिया कि सिंध हुकूमत के फैसलों में तजाद है। सरकारी दफातर आप खोल रहे हैं, निजी इदारे आप लोग बंद कर रहे हैं। आपने सब रजिस्ट्रार ऑफिस खोल दिया है, बड़ी करप्शन का इदारा सब रजिस्ट्रार ऑफिस है। बड़े सख्त रिमार्क्स आए आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी। मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया गनी साहब आपका। गनी साहब, मौजूदा हालात में जब एक संजीदगी नज़र आनी चाहिए, तमाम सियासी जमातों को, हुकूमत को, अपोजिशन को एक पेज पर नज़र आना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है। सिर्फ इल्ज़ामात और जुमले एक दूसरे पर कसे जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम ये बात सुन रहे थे कि गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं सिंध में। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने 2 दिन पहले इसकी तरदीद की थी, लेकिन आज फिर से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुतालबा कर दिया है। क्यों इन हालात में आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि सिंध में गवर्नर राज लगना चाहिए? क्यों? बेसिकली तो हमारी बदनसीबी है कि हमारे पास जो पीटीआई की क़यादत है सूबा सिंध में इंतहाई गैर जिम्मेदार और मैं समझता हूँ कि शायद बेहिस भी है किसी हद तक। जो इस वक्त पूरे मुल्क में हालात हैं, बल्कि पूरी दुनिया में हालात हैं, वो तकाजा तो इस बात के करते हैं तमाम सियासी जमातों और हुकूमत की तवज्जो सिर्फ एक जानिब हो और वो कोरोना वायरस है। लेकिन यहाँ आपने देखा कि जब से सिंध हुकूमत ने प्रोएक्टिव रोल प्ले किया, जब से हमने कुछ ऐसे इकदाम किए जिसपे कुछ हमारी लोगों ने पजीराई कर दी, मीडिया में थोड़ी हमारी वाहवाह हो गई, वो वाहवाह जो है हमारे गले तो पड़ी लेकिन शायद मुल्क के लोगों के भी गले पड़ गई। और पीटीआई ने यह तय किया हुआ है कि हर वो काम हमने करना है जिससे सिंध हुकूमत को हम परेशान करें, डिस्टर्ब करें, लोगों को इंसाइट करें, हमारी क्रेडिबिलिटी खराब करें, हमारा इमेज खराब करें। मतलब जो थोड़ी बहुत चीजें ठीक हुई अगर उसको नुकसान किस तरह पहुंचाया जाए। और वो आपने अंदाजा लगाया कि पहले इनके वफाकी वज़रा यहाँ पर आए, बेसरोपा इल्जामात लगाए जिसका ना कोई सर था ना पैर था। फिर उसके बाद तवातुर के साथ वज़ीर आज़म साहब ये बातें करते रहो, फिर यहाँ पर इन लोगों को छोड़ दिया। अगर रोजाना की बुनियाद पर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, डेली की बुनियाद पर कोई इशू लेकर आते। अब सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाइए कि पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में, बलोचिस्तान में इश्यूज वहां पर भी है ना। ट्रेडर्स वहां भी एहतजाज करते थे, वहां भी कारोबार बंद है, ट्रांसपोर्ट वहां भी बंद थी, शॉपिंग मॉल वहां भी बंद थे। लेकिन किसी ऑपोजिशन जमातों ने ट्रेडर्स के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ और किसी ऐसे ग्रोह के साथ जिनका कोई काम मुतासिब हुआ है बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इंसाइट उनको नहीं किया, नहीं उनको शेयर नहीं दी। ये सिर्फ सूबा सिंध में होता है। अगर ट्रांसपोर्टर्स बात करते हैं ये उनके साथ बैठ जाते हैं, अगर ट्रेडर्स बात करते हैं ये उनके साथ बैठ जाते हैं। हर वो शख्स जो किसी न किसी परेशानी में है, मतलब ये कि पीटीआई वाले सिंध में, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ताजिर हैं, दुकानें खोलने वाले हैं, इन्हें उकसा रहे हैं कि आप खोलें, हम आपके साथ हैं। पीटीआई वाले उकसा रहे हैं उन्हें खोलने पर। वो बिल्कुल उकसाते हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका मीडिया खुद कवर करता है ना। जिस दिन यहाँ पर जाके दुकानें जबरदस्ती खुलवाने की बात की गई, उसी दिन पेशावर में दुकानें खोलने पर पुलिस ने फायरिंग की ट्रेडर्स के ऊपर। हाँ, तो पीटीआई की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो नहीं थी ना। अगर हमें कह रहे हैं शॉपिंग मॉल्स खोल दो, तो शॉपिंग मॉल्स बंद करने का फैसला सिंध हुकूमत का तो था ही नहीं। ये तो फेडरल गवर्नमेंट का प्रपोजल था कि शॉपिंग मॉल्स भी बंद करें, शॉपिंग प्लाजा बंद करें, बड़ी मार्केटें बंद करें। ये तो फेडरल गवर्नमेंट के अपने प्रपोजल थे जिस पर हमने फॉलो किया है। हम तो आज भी फेडरल गवर्नमेंट में वजीर आजम की सरबराही में जो एनसीसी की मीटिंग में फैसले हुए, हम उस पर आज भी कायम है। अगर पंजाब कायम नहीं है, केपी के कायम नहीं है, तो भाई उनसे पूछे ना।
हमारे ऊपर ऊपर चढ़ाई कर देते हैं कि मॉल, तो ये बददियानती है। गनी साहब, शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि अगर केपीके में खुल रहे हैं, पंजाब में खुल रहे हैं, तो सिंध में भी खुलने चाहिए, सिंध में ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अब जाहिर है आप लोगों ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमें मानना है, उसके मुताबिक आप लोग भी शॉपिंग मॉल्स है वो खोलने जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस रश की वजह से जो अब ज़ाहिर दिन ब दिन बढ़ेगा, ईद करीब आ रही है, 5-6 दिन रह गए हैं, इज्तिमात होंगे, ये बताइएगा कि अगर दिन ब दिन केसेस मजीद बढ़ते जाएंगे, डॉक्टर्स तो पहले वार्न कर चुके थे कि खुदा के वास्ते लॉकडाउन में नरमी ना करें, हमारे लिए सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाएगा, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे अगर सूरत हाल बिगड़ती है, केसेस बढ़ते हैं, हॉस्पिटल्स पर बोझ पड़ता है? शाहजिया देखिए, सिंध हुकूमत ने जितने भी फैसले किए ना, 27 फरवरी सुबह 9 बजे है जब एक पहली मीटिंग की, चीफ मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई, उस वक्त से लेके आज तक तमाम के तमाम फैसले हमने, जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, इनके रिप्रेजेंटेटिव बैठते थे और मिलकर एक फैसला होता था, वो राय देते थे, हम उस पर अमल दरामद करवाते थे, हम वो फैसले लेते थे। तो कोई एक फैसला भी ऐसा नहीं था जो मुराद अली शाह साहब ने खुद अपनी ख्वाहिश पर लिया हो या काबीना ने कहा हो हमारी ख्वाहिश पे लिया हो, हमने माहिरीन की राय पे फैसले लिए और मैं समझता हूँ ये एक मुनासिब तरीका भी था। अब अगर उन फैसलों को कोई तस्लीम नहीं कर रहा और पहले फेडरल गवर्नमेंट ने सबोटाइज किया, जाहिर है कि वज़ीर आज़म साहब एक दिन सुबह कहते हैं शराफिया ने लॉकडाउन लगाया, शाम को कहते हैं लॉकडाउन का हमें बहुत फायदा हुआ है कि हमारे यहाँ बहुत कम हुई है, तो इस किस्म की अगर मिक्स मैसेजिंग होगी, कंफ्यूज ओपिनियन होगा, तो शहरी भी परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। अब अगर कहीं से ये आवाज आ जाए कि जी कोरोना तो वबा ही नहीं है, तो आपके जो शहरी हैं, आपके जो आम लोग हैं इस मुल्क के, उनको अगर आप ये मैसेज देंगे कि कोरोना वबा नहीं है, तो वो तो फिर चिल हो जाएंगे ना जी, फिर तो पार्टी है, तो मतलब अब तो सेलिब्रेशन हो रही है ना। सही। तो इस तरह से जब लोग बाहर निकलते हैं तो ये बहुत खतरनाक बात है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि इस पे पूरी कौम का एक पैगाम होना चाहिए। केसेस बढ़ते हैं, कौन जिम्मेदार होगा? आप किसको जिम्मेदार समझेंगे? फैसला आप कर लीजिएगा, लेकिन आप मेरी बात नोट कर लीजिए, अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए जब हमारे मुल्क में हॉस्पिटल्स में जगह नहीं होगी, हमारे मुल्क में हमारे पास इतने डॉक्टर्स नहीं होंगे, इतने पैरामेडिक्स नहीं होंगे जो पेशेंट्स को, बेचारों को ट्रीट कर सकें, तब भी ये सारा गुनाह जो है ना वो सिंध हुकूमत के सर आए, तब भी हमारे सर आएगा। अच्छा, क्योंकि हम शायद बहुत आसान टारगेट बनते हैं किसी के लिए भी, और हम पहले दिन से इसीलिए सारे एफर्ट्स कर रहे हैं कि हमें अंदाजा है कि सिर्फ सूबा सिंध में नहीं, जहाँ निस्बतन बाकी सूबों के मुकाबले में हेल्थ सेक्टर बहुत बेहतर है। जब सब कुछ खुल रहा है तो ट्रेनें भी आप लोग चलने दें, इसके आप लोग क्यों खिलाफ है? क्यों आप लोग कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर SOPs पर अमल नहीं हुआ तो शेख रशीद को इस्तीफा देना पड़ेगा? भाई शॉपिंग मॉल्स में अगर SOPs पर अमल नहीं होता तो कोई इस्तीफा देगा, कोई इस्तीफा नहीं देगा, तो शेख रशीद साहब के पीछे अब आप लोग क्यों पड़ गए हैं कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा? सब कुछ खुल रहा है, ट्रेनें भी खुलने दें, क्यों मुखालफत कर रहे हैं आप लोग? हम एक चीज की मुखालफत कर रहे हैं, ठीक है, हमने कहा कि जहाज नहीं चलने चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि ट्रेन नहीं चलनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है इंटर प्रोविंशियल वो नहीं चलनी चाहिए। अच्छा, उसके पीछे वजह है और ये एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, अगर हम सूबा सिंध में कुछ इकदाम कर रहे हैं, पंजाब की गवर्नमेंट अपने सूबे में कुछ इकदाम कर रही है, बाकी सूबाई हुकूमत अपने इलाकों में कुछ इकदाम कर रही है, तो वहां से अगर आप फ्री ट्रेवल कर देंगे तो मुमकिन है सूबा सिंध से ऐसे लोग चले जाएं जो इन्फेक्टेड हो, जाकर दूसरे सूबों में लोगों को ये ट्रांसफर करें, और ये भी मुमकिन है कि दूसरे सूबों से लोग सूबा सिंध में आ जाएं, वो लोगों को इन्फेक्ट करें। आप काम नहीं कर सकते, ये दुनिया में कहीं नहीं होता इस तरह से कि आप जहां इतनी बड़ी वबा से जंग लड़ रहे हो और आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की बिल्कुल एक फ्री हैंड दे दें कि जहां जिसको मर्जी चला जाए, होता नहीं है। तो बहरहाल अब अगर कुछ चीजें हम पर मुसलत की जा रही हैं, ट्रेन के खोलने के फैसले से हमने इख्तलाफ किया, जहाज के चलाने के फैसले से हमने इख्तलाफ किया, और हमने नहीं किया। NCC की मीटिंग में, NCOC की मीटिंग में अक्सरियती लोगों का फैसला था कि ये नहीं होना चाहिए। अगर अक्सरियत ये कहती थी ये नहीं होना चाहिए, तो फिर वज़ीर आज़म किसके कहने पर ये फैसले करते हैं? इसका जवाब तो वही देंगे ना कि अगर एक आपने फोरम बनाया है, एक आपने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसपे तमाम सूबे आकर बैठते हैं और आप खुद कहते हैं कि हम कंसेंसस बनाते हैं, डेवलप करते हैं, जो फैसला होता है उसको मानते हैं, तो वहां तो ये फैसला हुआ था कि ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, वहीं ये फैसला होगा ट्रेन नहीं चलेगी। NCC की मीटिंग में ये सारे फैसले हुए हैं? जी बिल्कुल हुए हैं, मिनट्स आपको भेज दूंगा मैं। NCC की मीटिंग में हुए हैं। अगर उनको रिव्यू करना भी है तो दोबारा NCC की मीटिंग होनी चाहिए। अच्छा, सईद गनी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस केस खुद नोटिस केस की समाअत की, आज भी समाअत हुई। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि जो सिंध है इसके फैसले में बड़ा वाज़ेह तज़ाद है।
सरकारी दफातर आप खोल रहे हैं, निजी दफातर आप लोग बंद कर रहे हैं, आपने सब रजिस्ट्रार ऑफिस खोल दिया, बड़ी करप्शन का इदारा ये दफ्तर है, करप्शन की तमाम मीटिंग्स यहाँ पर होती हैं, कौन से निजी इदारे अभी तक बंद हैं? नंबर एक। नंबर दो, दूसरा सवाल ये कि स्कूलों को खोलने के हवाले से क्या कोई आप लोग अपने फैसले में तब्दीली करेंगे? क्योंकि ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन वाले भी अदालत में चले गए और कह रहे हैं कि सब कुछ जब खुल गया तो आप स्कूल खोलने की भी इजाज़त दें, तो क्या फैसला करेंगे आप लोग? कोई तब्दीली हो सकती है स्कूल खोलने के हवाले से? देखिए, आपने मुख्तलिफ बातें कही हैं, तो ज़रा मुझे भूल जाऊँ तो मुझे याद करा दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि सिंध हुकूमत के फैसलों में जितनी क्लैरिटी है शायद किसी सूबे में नहीं है, वफाकी हुकूमत में भी नहीं। हमने बड़े सोच समझकर मशावरत के साथ सारे फैसले किए। हमने ये नहीं किया कि एक दिन एक फैसला किया और पता चला 2 दिन के बाद उसको हमने चेंज कर दिया हो अचानक से बगैर कोई वजह बताए। जहां तक सब रजिस्ट्रार ऑफिस की बात है, वजीर आजम ने खुद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को काम करने की इजाजत दी और कंस्ट्रक्शन में जब आप ये इजाजत देते हैं कि आप जमीन खरीदें और उस पर जाके सारी चीजें करें, तो जाहिर है कि उसमें आपको ये रेवेन्यू ऑफिस की जरूरत पड़ती है। और हमें कोई हर्ज नहीं है, हम तो कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद कर देंगे। हमें कह दें, सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जी चूंकि रेवेन्यू ऑफिस बंद कर दें, कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये उसके साथ कनेक्टेड है। और सिर्फ ये नहीं खुला, उसके साथ कनेक्टेड तमाम अलाइड बिजनेसेस जितने भी थे वो सबके सब हमने खोल दिए एनसीसी के फैसले के मुताबिक। हालांकि हमारा ओपिनियन डिफरेंट था, हमने चूंकि फैसला हुआ था हमने खोल दिया। जहां तक स्कूलों की बात है, देखिए स्कूलों में आज मुझे पता चला है कि हांगकांग में 23 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए हैं और शायद वहां पिछले कुछ हफ्तों से कोई नया केस भी नहीं आ रहा है। वो बच्चों पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सिमिलरली हम भी ये कहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, अगर आज की तारीख में हम स्कूल खोलने का ऐलान कर दें, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? जाहिर है सब पेरेंट्स डरे हुए हैं, कोई भी नहीं भेजेगा, वालिदैन नहीं भेजेंगे। बात यह है कि सिर्फ स्कूल खोल देना मसले का हल नहीं है। स्कूल हमने उन हालात में खोलने हैं जब पेरेंट्स भी कंफर्टेबल हों कि वो बच्चों को बगैर खौफ के स्कूल भेज दें। बिल्कुल। असल में स्कूल पहला वो काम था जो हमने किया था, स्कूल हमने बंद किए थे। और स्कूल आखिरी वो जगह होगी जो हम खोलने का फैसला करेंगे। ये मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ, ये शायद हमारे जो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन को बुरा लगेगा, लेकिन हम अपने बच्चों की सेहत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। मुझे पता है कि स्कूल्स के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, स्कूल्स बंद हो सकते हैं, उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, वो तनख्वाहें लोगों को नहीं दे पाएंगे, वो किराए नहीं अदा कर पाएंगे, मुझे अंदाजा इस बात का। लेकिन क्या सिर्फ उनके किराया अदा करने के लिए? सिंध सईद गनी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, रमज़ान का आखिरी अशरा है, मुबारक महीना अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है। कोरोना की वबा के बायस दुनिया भर के मामूलात ज़िंदगी जहाँ मुतासिर हैं, अब तिजारती मराकज़, दफातर, तालीमी इदारे बंद हैं, वहीं दुनिया भर के मज़ाहिब की इबादत गाहों में इज्तिमाई इबादत पर पाबंदी भी लगी हुई है। ऐसी ही पाबंदी रमज़ान से पहले पाकिस्तान में भी लगाई गई, लेकिन रमज़ान में फिर उलमाए कराम के साथ मिलकर हुकूमत ने 20 निकाती एजेंडा तैयार किया और मसाजिद में 20 नुकात पर अमल दरामद करते हुए इबादत करने की इजाज़त दी गई। इन SOPs पर कितना अमल हुआ, कितना नहीं हुआ और अमल ना होने का कौन जिम्मेदार है, ये तो बिल्कुल एक अलग मामला है। लेकिन कल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जानिब से ये बयान सामने आया कि मुसलमान रमज़ान मुबारक और इसके आखिरी अशरे के बाकी लम्हात में मसाजिद को बाजमात नमाज़ों से आबाद करें, ईद की नमाज भी मुमकिन एहतियाती तदाबीर के साथ अदा करें। उनका अपने बयान में ये भी कहना था कि मौजूदा हालात में गैर मुइना मुद्दत तक ना कारोबार ज़िंदगी को रोका जा सकता है और ना अब इज्तिमाई इबादतों को बंद किया जा सकता है। जबकि सऊदी मुफ्ती आज़म का उन्होंने जो बयान दिया है वो कहते हैं कि गैर मामूली हालात में और मौजूदा आलमी वबा की सूरत हाल में ईद की नमाज घर पर अदा करना मुनासिब अमल है, ईद की नमाज घर पर पढ़ी जा सकती है।
ईद की नमाज के हवाले से उन्होंने कहा कि इस पर अगर लोग इज्तिमात में नहीं जाना चाहते तो घर पर अदा करें, जबकि नमाज अकेले और बाजमात भी अदा की जा सकती है। अब पाकिस्तान में ईद की नमाज किस तरह अदा की जाएगी? क्या 20 रकाती एजेंडे पर अमल किया जाएगा या खुले मैदानों में जैसे पहले नमाज ईद होती थी वैसे अदा होगी? इस सब पर मैं बात करूंगी। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने वक्त दिया। मुफ्ती साहब, अब कोरोना की वजह से रमज़ान में जब मसाजिद में इबादत का मामला आया तो फिर उलमाए कराम के साथ एक 20 रकाती एजेंडा तय किया गया। अब जब आखिरी अशरे की इबादत ज़ाहिर शुरू हो गई हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा है कि लोग बिला खौफ व ख़तर जो हैं वो इबादत करें, इज्तिमात भी होंगे, नमाज ईद भी होगी, नमाज ईद के भी इज्तिमात होंगे। ज़ाहिर है अभी लोगों में वो खौफ व हिरास तो है कोरोना को लेकर। लोग सवाल ये कर रहे हैं क्या नमाज ईद घर पर अदा की जा सकती है या बड़े बड़े इज्तिमात अगर होंगे तो क्या उन्हीं SOPs के तहत होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया भर में वाहिद मुल्क है कि जिसकी मस्जिदें एक दिन के लिए भी वीरान नहीं हुई, आबाद रहीं और रमज़ान मुबारक के महीने में भी आबाद रहीं और तमाम इबादतों का सिलसिला जारी व सारी रहा। इसके लिए मुल्क भर के उलमा का सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ एक मुफस्सल वाहदा हुआ। 20 निकाती हमारे मीडिया के हजरात शोर तो बहुत मचाते हैं, लेकिन मीडिया समेत आज की तारीख तक कोई भी शोबा बता दें कि जिसका इतना जामे SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या ज़ाब्ता कार तय किया गया हो जो मस्जिदों के लिए तय किया गया है। फिर मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पाबंदी की गई, अगरचे सूबे सिंध की हुकूमत ने बदनीयती का मुजाहरा किया और जो जुमे गुज़रे हैं उनमें उन्होंने 12 से 3 के दरमियान लॉकडाउन का ऐलान किया जुमों के दिन, ताकि जुमे में रुकावट बने। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि मुसलमान मसाजिद में जुमे की नमाजें बदस्तूर पढ़ते रहे और इन्होंने अपनी बदनीयती से सिर्फ गुनाह कमाया। जब मैं मसाजिद के लिए कोशिश कर रहा था और तमाम उलमा लगे हुए थे, तो ये प्राइवेट मीडिया के स्टूडियोज़ में जितने हमारे लिबरल करम फरमा हैं इन्होंने यलगार कर दी और पैदर पे प्रोग्राम किए, मुझे निशाना बनाया कि मस्जिदें खुल जाएंगी, तबाही आएगी, आफत आएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही मस्जिदों से न कोई तबाही आई, न कोई आफत आई, न कोई वबा फैली, बल्कि मस्जिदों का नमाज पाकीज़ा माहौल था। लोगों ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं की, दुआएं की, मग़फ़िरत की दुआएं मांगी और अल्लाह ताला ने इस कोरोना वायरस को एक बड़ी तो कोई शक नहीं है, मसाजिद से ज़्यादा पाक, साफ, शफाफ और बाबरकत कोई जगह नहीं है। नमाज ईद के हवाले से गुजारिश करें, बताएं प्लीज़ कि ये नमाज ईद घर पर अदा की जा सकती है या मौजूदा हालात को देखते हुए ख़ास तौर पर सोच समझ कर खुले बड़े इज्तिमात होने चाहिए? ज़ाहिर है मसाजिद में तो एक मखसूस जगह होती है, मखसूस तादाद में लोग अंदर जा सकते हैं, और अगर इज्तिमा ज़्यादा हो तो क्या जो नमाज ईद है एक से ज़ायद ईद नमाज पढ़ी जा सकती है, एक से ज़ायद खुतबे हो सकते हैं?
नमाज ईद घर पर अदा नहीं की जा सकती। अच्छा। ये मुसलमानों की जमीयत का, इज्तिमाइयत का, शौकत का इजहार है। सुन्नत भी ये है कि नमाज ईद जहाँ पर सहूलत दस्तयाब है खुले मैदान में अदा की जाए। सही। और जो डॉक्टर्स हैं वो भी यही मशवरा देते हैं कि नमाज ईद खुले मैदान में अदा की जाए। लिहाजा पाकिस्तान के शहरों में जहाँ जहाँ मैदान मौजूद हैं हुकूमतों को सहूलतें फराहम करनी चाहिए कि ईद की नमाज लोग खुले मैदान में अदा करें, फासले के साथ खड़े हों तो कोई मसला पेश नहीं आएगा। सही। अलबत्ता गुंजान आबादी के वो शहरी इलाके कि जहाँ खुले मैदान मुयस्सर नहीं हैं तो हमने पहले ही फतवा दिया हुआ है कि एक से ज़्यादा ईद की नमाजें और जुमे की नमाजें अदा की जा सकती हैं। जुमे की नमाज अलग अज़ान, इक़ामत और 2 खुतबों के साथ, और ईद की नमाज अलग जमात और 2 खुतबों के साथ मुनासिब वक्फे से अदा की जा सकती है। इसमें कोई इश्काल नहीं है। और अगर मजमा ज़्यादा है तो उसके लिए भी दरमियानी रास्ता निकल आएगा। मुसलमानों को कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह की इबादत का रास्ता खोला जाए। सब इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें कि वो इस कोरोना वायरस की वबा से, इस आफत से हम सबको, अहले पाकिस्तान को, तमाम मुस्लिम ममालिक को और पूरे आलम इंसानियत को निजात अता फरमाए। सही। मुफ्ती साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल, जब भी आखिरी अशरा शुरू होता है, बल्कि जब से होश संभाला है हम लोगों ने, एक सवाल सुनते आ रहे हैं कि पूरे मुल्क में एक ईद क्यों नहीं हो सकती। अब सवाल हम उठाते भी हैं कि वाकई पूरे मुल्क में एक ईद क्यों नहीं हो सकती। एक तो आपसे गुजारिश है इस सवाल का जवाब दे दीजिए जो हर साल हर एक के जहन में उठता है। नंबर 2, दूसरा, रोयते हिलाल कमेटी का इजलास 23 तारीख को आप बैठेंगे चांद देखने के लिए, बाकायदा इजलास होगा? जी इंशाअल्लाह ताला 29 रमज़ानुल मुबारक को मरकज़ी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास पाकिस्तान में होगा और फिर इंशाअल्लाह ताला जो भी सूरत हाल होगी उसके मुताबिक इत्तिफाक राय से फैसले का ऐलान किया जाएगा। हम कोई पेशगोइयाँ नहीं करते। हमारा काम है कि जो दरपेश सूरत हाल है उसकी रोशनी में शरीयत के मुताबिक फैसले का ऐलान करना, और इंशाअल्लाह हस्ब रिवायत 29 रमज़ान को इजलास के बाद मुत्तफ़िक़ा टोटल कंसेंसस के साथ फैसले का ऐलान चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, आलमी सतह पर कोरोना की तबाहकारियाँ जारी हैं। दुनिया भर में आलमी वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 50 लाख के करीब पहुँच गई है। इस वबा से अमवात की तादाद 3,20,000 तक हो गई है, जबकि इस वबा ने सुपर पावर अमरीका को अपना गढ़ बनाया हुआ है। गुज़श्ता रोज़ अमरीका में मजीद 1003 अफराद जो है ना वो जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद सिर्फ अमरीका में अमवात 91,981 हो गई हैं, जबकि 15 लाख से ज़्यादा अफराद वहाँ पर मुतासर हो चुके हैं। इस वबा से शदीद मुतासर होने के बावजूद
अमेरिका की मुतादिद रियासतों ने गुज़श्ता हफ्ते से कुछ लॉकडाउन में नरमियां करना शुरू की थी, लेकिन नरमियों के बाद से कई रियासतों में कोरोना के फैलाव में तेज़ी देखी जा रही है। न्यूयॉर्क शहर में लॉकडाउन को बरकरार रखे जाने से वहाँ पर कोरोना फैलाव में कमी हुई है, जबकि दीगर रियासतों में केसेस में इजाफा रिकॉर्ड जो किया गया है। कोरोना के इसी फैलाव की रफ्तार के बाद माहिरीन सेहत ने रियासती हुकूमतों को खबरदार किया है कि अगर लॉकडाउन में मजीद नरमी की गई तो आदादो शुमार तब्दील हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, हलाकतें अंदाजों से कई ज्यादा भी हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक माहिरीन ने नए आदादो शुमार से तखमीना लगाया है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो अगस्त के आगाज तक अमरीका भर में हलाकतों की तादाद 1,34,000 तक पहुंच जाएगी। अमरीकी माहिरीन की जानिब से दी जाने वाली मुतअद्दिद वार्निंग्स को सदर ट्रंप ने इग्नोर करते हुए ये कहा है कि हम अपने मुल्क को खोल रहे हैं, लोग चाहते हैं कि ये खुल जाए, स्कूल भी खुलने जा रहे हैं, जबकि कोरोना वबा के ऊपर चीन और अमेरिका में हम देख रहे हैं कि लफ्जी जंग जारी है और सदर ट्रंप आलमी इदारे सेहत को भी बार बार तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सदर ट्रंप ने आलमी इदारे सेहत को चीन की कठपुतली करार देते हुए कहा कि अगर इस इदारे ने 1 माह के अंदर इस्लाहात नहीं की तो वो इसके फंड्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। आलमी इदारे सेहत की जानिब से कोरोना की पैदाइश पर तहकीकात के लिए एक करारदाद भी मंजूर की गई है, जिस पर चीन का ये कहना है कि दुनिया को फिलहाल इस वबा से लड़ना चाहिए, तहकीकात वबा के खात्मे के बाद होनी चाहिए, जबकि इसके साथ साथ दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन के हवाले से भी पेशरफ्त हो रही है। मैं बात करूंगी इस वक्त अमेरिका में सूरत हाल है क्या। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर अमराज कोरोना डॉक्टर फैसल मसूद हैं, ह्यूस्टन टेक्सास से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और ये 3 महीने से कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको डील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अब हर मुल्क में ये बहस हो रही है कि जहाँ जहाँ लॉकडाउन में नरमी की गई, इवन कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ये बहस हो रही है कि लॉकडाउन में आखिर एक हल्का कहता है कि नरमी क्यों की गई, दूसरा हल्का ये कहता है अगर लॉकडाउन में नरमी ना करते तो गरीब तबका जो है ना वो भूखा मर जाता, पिस कर रह जाता। अमेरिका की रियासतों की क्या सूरत हाल है लॉकडाउन में नरमी के बाद? शुक्रिया, आपने बड़ा अहम सवाल किया है, क्योंकि ये मसला जो है पूरी दुनिया के मुल्कों को है कि लॉकडाउन करें ना लॉकडाउन करें, कितना करें, कितना रिलीज करें। तो अमेरिका में आपको जैसे मालूम हो कि 50 रियासतें हैं और फेडरल गवर्नमेंट इतना नहीं कर पा रही जो कि रियासतें खुद डिसाइड कर रही हैं। मैं टेक्सास में रहता हूँ और टेक्सास के जो गवर्नर हैं उन्होंने फैसला किया कि मई के पहले हफ्ते में उन्होंने नरमी कुछ की कि आप 25% तक रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, कुछ चीजें खोली। अच्छा। और कल पीर को उन्होंने जिम्स भी खोल दिए हैं, उन्होंने अच्छा। बोलिंग एरिया खोल दिए हैं और उन्होंने 50% तक कैपेसिटी बढ़ा दी है। और बाल काटने वाले तो खुल गए थे 1 हफ्ते पहले। उनकी बुनियाद अब जो टेक्सास का उन्होंने जो आर्गूमेंट दिया है कि हम टेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि फर्ज करा हम 10,000 लोग टेस्ट करते हैं तो 2 महीने 10,000 में से फर्ज करा कि 1,000 लोग पॉजिटिव होते थे। अब जब हम 10,000 टेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पॉजिटिव जो हैं वो 100 लोग हैं। अच्छा। तो तो टेस्टिंग बढ़ रही है, नंबर तो बढ़ेंगे। हाँ। क्योंकि लेकिन ये कि जो कहते हैं ना इन्फेक्शन रेट, मतलब हाँ। ये कि आपने टेस्ट 10,000 किए, जो पहले 1,000 पॉजिटिव होते तो अब 100 है, इसका मतलब कि बेहतरी हो रही है। उसकी बुनियाद उन्होंने कहा। अब जो डॉक्टर्स और हेल्थ अथॉरिटीज हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिल्कुल खुली छुट्टी ना दी जाए, क्योंकि इससे अमवात और बीमारियां। ये बताइएगा कि वहां पर भी लॉकडाउन में रियासती हुकूमतों ने प्रेशर में आकर, दबाव में आकर की है? जैसे मैं पाकिस्तान का, आपको भी पता होगा जाहिर है कि ताजिर बिरादरी, कारोबारी तबका, स्कूल्स वाले कह रहे हैं कि स्कूल्स खोले, वहां पर भी हुकूमतों पर ये प्रेशर था कि आप कारोबार खोलें? बिल्कुल, बहुत प्रेशर है, क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि जिनको नौकरी नहीं मिलती, जो कि यहाँ पे 3% होता था, वो तकरीबन 15-20% हो गया। 30 मिलियन लोगों ने पिछले महीने में अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फाइल किया, मतलब है कि वो बेरोजगार हो गए। तो बहुत प्रेशर है हुकूमतों पे, और बल्कि लोग तो यहाँ पे कहते हैं जी हमें आप नौकरी नहीं देंगे तो हम तो करेंगे। हाँ। तो ये कश्मकश है। और हमारा जो जैसे डॉक्टरों का और हेल्थ अथॉरिटी का है कि हम कहते हैं चलें आपने नहीं करना तो, लेकिन कुछ बेसिक चीजें तो हर हालत में करनी है। आपने मास्क करना है तो आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और अपना हाथ दीजिए,
क्योंकि खतरा जा नहीं रहा है। अब आप ठीक है कर रहे हैं, हम किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन आवाम से दफा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और विजन भी है यहाँ पर, और मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि अमेरिका में भी ऐसा हो रहा है। यहाँ पर तो बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं कि एक शख्स ने अगर टेस्ट कराया तो वो एक लैब से पॉजिटिव आता है तो दूसरी लैब से नेगेटिव आता है। अब समझ में नहीं आ रही ये किट्स की प्रॉब्लम है, करने वालों की प्रॉब्लम है, क्या अमेरिका में भी ऐसी कुछ शिकायत हैं टेस्टिंग के हवाले से? जो टेस्ट जो सबका जो नाक में टेस्ट करते हैं उसकी जो सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि कितना सही रहेगा, तो उसकी सेंसिटिविटी ये सही है नहीं की जो है शरात है 75%, 75% रिलायबल है। और जो बलगम से टेस्ट करते हैं, जिसको बीमार ज्यादा बलगम से, उसकी जो सेंसिटिविटी या सही होने की है दैट इज अबाउट 95%। तो नेजल टेस्ट अगर आपका आता है तो 75% रिलायबल है, तो इसका मतलब सकता है कि आप आज नेगेटिव हों और कुछ दिन बाद पॉजिटिव हो जाएं, तो जरूरी नहीं कि कोई हर चीज जाली है। इसमें यहाँ पे भी होता है कुछ पेशेंट जो पहले नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको आपका तबीयत कैसी है। अगर आप तबीयत खराब हो रही है तो दोबारा टेस्ट कराइए, अगर तबीयत नहीं खराब हो रही तो जरूरी नहीं है कोई। तो इसमें क्योंकि अगर आप कराते रहेंगे टेस्ट उसमें कोई नहीं होगा। आपकी तबीयत बहुत ज्यादा है कि अगर सांस की हो रही है, अगर आपकी तबीयत और खराब हो रही है, बुखार हो रहा है, तो वजह नहीं तो फिर कराइए, क्योंकि टेस्ट में यहाँ की भी वेरिएबिलिटी है। अच्छा, हर्ड इम्यूनिटी पर वहाँ के डॉक्टर्स कितना बिलीव करते हैं? क्या कॉन्शियसली भी इसको एक्सपेरिमेंट इसका किया जा रहा है? हर्ड इम्यूनिटी ज़ाहिर है आपको भी पता होगा कि लोगों को भीड़ में छोड़ दिया जाए, कॉन्शियसली जानबूझकर लोगों को जाने की इजाज़त दी जाए ताकि लोग जाएं, और अगर बीमारी फैलती है तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो, लड़ने की उसमें जो है ना वो ताकत पैदा हो। तो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में क्या कॉन्शियसली वहाँ कुछ जानबूझकर फैसले किए जा रहे हैं? जानबूझ के तो नहीं हो रहे, लेकिन वो अप्रोच है उससे बाय डिफॉल्ट हो रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, जो टेस्टिंग हो चुकी है अमेरिका के, हमने भी की अपनी, वो कॉल होती है सर्वेलेंस टेस्टिंग। ये और सर्वेलेंस टेस्टिंग उनकी जिनको कोई शिकायत नहीं है, उनमें जिसको कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, यानी कि जिनको कोविड-19 या कोरोना है लेकिन उनको कोई शिकायत नहीं है, तो वो लोग तकरीबन 10% लोग पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है कि आवाम में है, और जिस तरह यहाँ पे है वहाँ मगरब के जो यूरोप के ममालिक हैं और जो एशिया के जिसमें पाकिस्तान भी आता है उनमें है। तो ये एक ऑटोमेटिकली हो रही है हर्ड इम्यूनिटी, लेकिन कोई एक्सेप्ट फॉर स्वीडन कोई ये जानबूझ कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, वहाँ पर ये इलाज हो चुका है, अगर हो गया है तो कितना सक्सेसफुल है कि जो रिकवर्ड पेशेंट है कोरोना के, उनके खून का प्लाज्मा लेकर जो इन्फेक्टेड हैं उनको लगा दिया जाए और पेशेंट जो है ना वो रिकवर होना शुरू हो जाता है? ये चल रहा है वहाँ पर तरीका इलाज? बिल्कुल, एक्चुअली हमारा अस्पताल ह्यूस्टन मेथोडिस्ट था, उसने अमेरिका में पहला पेशेंट जो प्लाज्मा जिसको कहते हैं कन्वेलेसेंट प्लाज्मा, उसका पहला पेशेंट किया। हमने भी रिसेंटली एक स्टडी भी पब्लिश की थी जिसमें शो किया कि हमारे जिनको कन्वेलेसेंट प्लाज्मा दिया गया उनका दौरानिया अस्पताल और आईसीयू का काफी कम था। तो उसमें जो कहते हैं ना मोर्टालिटी रेट, मरने का अभी डेटा और कलेक्ट कर रहे हैं तो हम उस बारे कह सकेंगे, लेकिन ये कि जो मैंने दूसरी स्टडी भी देखी हैं उनका ये आ रहा है कि अगर आपको कन्वेलेसेंट प्लाज्मा मिले तो आप जल्दी रिकवर होते हैं और अस्पताल और आईसीयू ज्यादा आते हैं। इस सिलसिले जो मैंने आज सुबह डेटा देखा था कि पाकिस्तान में तकरीबन 12,000 से ज्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं, आई मे बी अप्रोक्सीमेटली। मेरी आपके चैनल से और आपके जरिए आवाम से होगी कि जो लोग रिकवर कर चुके हैं वो डोनेट करें, खून नहीं निकलता, खून का पोषण करते हैं और उनसे ये सबको फायदा होगा। सही। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, कुछ साइंसदानों ने ये भी कहा, कुछ डॉक्टर्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि पूरी दुनिया में जब तक एक पेशेंट भी रहेगा कोरोना का ये वबा खत्म नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है, ये समझ लिया जाए कि दुनिया में जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ सकती, भले उसको 1 साल लग जाए, भले उसको 2 साल लग जाए, ये वबा हर साल आती रहेगी, फैलती रहेगी और दुनिया को ऐसे इससे लड़ना पड़ेगा। इज इट ट्रू कि जब तक एक पेशेंट भी दुनिया में रहेगा पेशेंट, तो ये बीमारी खत्म नहीं होगी कभी? देखें जी, ये जो कोविड-19 है वो बाकी जो वायरल नमोनिया होते हैं जो को
आपने सुना होगा फ्लू हो गया, तो वो भी वायरल नमूने होते हैं। तो उनकी वैक्सीन से ये होता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं होता, लेकिन होता है कुछ लोगों को। हाँ। तो ये कोविड-19 भी एक किस्म का नमूनिया बन जाएगा, लेकिन वैक्सीन से ये फायदा होगा कि बहुत कम लोगों को होगा, और होगा भी तो और कम होंगे। फ्लू से पिछले जो 5 महीने में अक्टूबर से फरवरी तक अमेरिका में 40,000 लोग मरे थे, लेकिन कोई हेडलाइन नहीं थी, तो लोगों को इन्फेक्टेड है। तो लेकिन हम एक डर से नहीं, बल्कि उसको आपने जैसे मेंशन किया, वैक्सीन का भी काफी काम हो रहा है और आ जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन उस दौरान में मास्क पहनना, हाथ साफ करना और सोशल डिस्टेंसिंग ना से नहीं भूलना चाहिए। और ये है कि देखें जी, बहुत जरूरी बात ये कि आपको हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन आपके जो आसपास में बुजुर्ग हैं और जो वो वनरेबल है, आपको कुछ भी ना हो तो ये ना आप ख्याल नहीं तो दूसरों का ख्याल कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल मसूद अमेरिका से मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, दुनिया भर के जिन ममालिक में कोरोना फैला, वहाँ इसके फैलाव पर रिसर्च हो रही है और इस मकसद के लिए खुसूसी फ़ंड्स भी कायम किए गए हैं। लेकिन आबादी के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में हुकूमत इस मामले पर बिल्कुल जो है ना वो बेखबर दिखाई देती है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि महकमा सेहत पंजाब के हुकाम की तरफ से कोरोना के फैलाव पर रिसर्च करने के लिए कोई फ़ंड्स नहीं मांगे गए हैं, ना इस हवाले से कोई काम हो रहा है, जो कि पंजाब हुकूमत का इस वबा से मुस्तकबिल में नबुर्दाज़मा होने की मनसूबाबंदी में अदम दिलचस्पी और गैर संजीदा रवैये की अक्कासी करता है। ज़राए का ये भी कहना है कि पंजाब हुकूमत का कोरोना वायरस के लिए सिर्फ प्रोक्योरमेंट पर फोकस है, जबकि इस पर काबू पाने के लिए पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी मेडिसिन के शोबाजात के माहिरीन की खिदमात भी नहीं ली जा रही हैं। जबकि पंजाब हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के जरिए इस मसले पर काबू पाने के लिए वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रही है। पंजाब हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की खिदमात ना लेने का भी इंकशाफ हुआ है, जबकि मुतासरा अफराद के तशखीसी टेस्ट करने में प्रोफेसर्स ऑफ पैथोलॉजी की खिदमात भी नहीं ली गई हैं और इन्हिसार सिर्फ लैब टेक्नीशियंस पर किया जा रहा है। आपको ये भी बताएं कि पंजाब हुकूमत ने सूबे में कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने, मुतासरा अफराद के लिए करंतना और आइसोलेशन वार्ड्स कायम करने, पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स, अद्वियात की खरीदारी और गरीब अफराद की इमदाद करने के लिए 15 अरब के फंड्स जारी और इस्तेमाल किए हैं और तमाम खरीदारी इमरजेंसी में पेपरा कवायद को नरम करके की गई है। इस सब पर मैं बात करूँगी नुमाइंदा खुसूसी अनवर हुसैन सुमरा से। बहुत शुक्रिया अनवर आपका जी। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि महकमा सेहत इस पर रिसर्च करने को तैयार नहीं है या फंड्स ना देना ये रुकावट है? ये देखें, बात ये है कि जिस तरह पूरे दुनिया में कोरोना वायरस जब आया, तो पंजाब में जब ये कोरोना वायरस 26 फरवरी को पहली दफ़ा रिपोर्ट हुआ, तो ये 26 मार्च को जो है लॉकडाउन शुरू किया गया। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने जो है महकमा ख़जाना को ख़त लिखा कि हमें फ़ंड्स अजाफ़ी दरकार हैं, जो 15 अरब रुपए के फ़ंड्स दिए गए हैं, जिनमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को 5 अरब 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन को 6 अरब 70 करोड़ रुपए हैं, पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट को 2 अरब 60 करोड़ रुपए हैं, इसी तरह महकमा ज़कात को 70 करोड़ 80 लाख रुपए दिए गए। ये जो तमाम फंड्स हैं, ये आइसोलेशन वार्ड्स बनाने के लिए, क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए, अद्वियात ख़रीदने के लिए, लैब इक्विपमेंट ख़रीदने के लिए, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट ख़रीदने के लिए मांगे गए और दिए गए। इस हवाले से जब हमारी मुतलका अफसरान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ना तो पंजाब हुकूमत ने कोई फ़ंड रिसर्च के लिए मांगा है, ना इनको दिया गया है। उसकी मेन वजह यह है कि तो इतना पैसा दिया गया, ये कहाँ लग रहा है फिर? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है कि इतना सारा पैसा जो आया है, फंड्स आए, ये कहाँ गए? क्योंकि जो भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर भी शिकायत हैं कि वहाँ पर नाकस इंतजाम हैं। इसके अलावा जो इक्विपमेंट ख़रीदा गया, आए रोज़ डॉक्टर एहतजाज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारे लिए जो आपने जो भी साजो सामान खरीदा है, जो भी हमारे लिए किट्स खरीदी हैं, वो मयारी नहीं है। एक्सपो सेंटर में लोग रोते हैं कि वहाँ पर कोई अच्छे इंतजाम नहीं, गंदगी का ढेर है एक्सपो सेंटर जो बनाया गया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इस हवाले से देखें ना, प्रोक्योरमेंट पर क्यों फोकस है। पंजाब हुकूमत के महकमा सेहत के को 8-10 ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट के 2-3 ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स हैं
और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 2-3 ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ये तमाम मामला कोरोना को जो है हैंडल कर रहे हैं, और तमाम का फोकस इस वक्त सिर्फ प्रोक्योरमेंट पे है। क्योंकि जब से हेल्थ इमरजेंसी सूबे में नाफज हुई है तो प्रोक्योरमेंट में पेपरा रूल्स मुअत्तल हो जाते हैं, जो मर्जी आप चीज़ जिस मर्जी रेट पर ख़रीद लें। शायद प्रोक्योरमेंट में कोई बड़े कमीशन के मामलात होते हों, इस वजह से वहाँ पर उस पर फोकस किया गया। और इस तमाम मामलात में जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं या मेडिकल शोबा के जो प्रोफेशनल्स हैं मेडिसिन के, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। अच्छा। क्योंकि जब उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा तो वो कहेंगे इस पर रिसर्च करवाई जाए। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि ये कोरोना लोकल लेवल पर कैसे फैल रहा है, किस एज ग्रुप में फैल रहा है, किन इलाकों में फैल रहा है, किसी लेवल पर कोई रिसर्च इस पे नहीं हुई। और जो पेशेंट ठीक होकर गए हैं उनको उसके बाद क्या फंड्स देने में ब्यूरोक्रेसी तो कोई रुकावट नहीं है। देखिए, बात ये है कि ये जो फंड्स आएंगे इस पे लॉन्ग टर्म रिसर्च होगी। अभी डेटा तो अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म रिसर्च होगी और उसके लिए फ्यूचर प्लान बनाया जाएगा। इमर्जिंग डिजीजेज पे जो रिसर्च होगी कि वो फोरकास्ट करेंगे कि आइंदा जो मुस्तकबिल में इस तरह की डिजीज अगर आती है तो उस पर क्या करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या इकदामात करने हैं। वो रिसर्च एक लॉन्ग टाइम है। अभी जो फेज चल रहा है इसमें डेटा आ रहा है कि कहाँ कहाँ पेशेंट हैं और कहाँ कहाँ उनका क्या क्या इलाज हो रहा है और कितने लोग रिकवर हो रहे हैं, डेथ कहाँ रिपोर्ट हो रही हैं, किस एज ग्रुप। यकीनन ये सारा डेटा होना चाहिए महकमा सेहत के पास। ये डेटा है लेकिन इस पर रिसर्च होना जरूरी है। रिसर्च होकर आपने फ्यूचर का लाहे अमल बनाना है। लेकिन पंजाब की जो तब्दीली सरकार है वो कोरोना से नबर्द आजमा होने के लिए सिर्फ इस वक्त प्रोक्योरमेंट पर फोकस किए हुए है। इसके अलावा 10 अरब रुपए के फंड इंसाफ इमदाद के नाम से 25 लाख खानदानों को देने के लिए वो भी काम शुरू किया गया है। जबकि आपको चाहिए था कि इस पे लॉन्ग टर्म प्लान करते, हेल्थ प्रोफेशनल्स को, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल को स्पेशली आप साथ लेते, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इसकी फैलाव की क्या वजह थी, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, लोकल इसकी ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, उसको कैसे रोका जा रहा है। लेकिन पंजाब में सूरत हाल ये है कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, असल हकायक पर या असल मसले पर इशू नहीं, रिसर्च नहीं हो रही, बल्कि सारा फोकस ब्यूरोक्रेसी का भी फोकस और गवर्नमेंट का भी फोकस वो ये है कि खरीदारी कैसे करनी। और ये पैसा 15 अरब रुपए बहुत ज़्यादा हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो कल अपनी रूलिंग में कह चुके हैं कि 500 अरब रुपया आपने कोरोना फंड में लगाया, ये कहाँ गया? ऑडिट होगा, इसका ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट भी होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप जो भी प्रोक्योरमेंट हो रही है इसको भी देखा जाए, इसके साथ साथ रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये पेंडेमिक जारी है। जारी में जो रिसर्च होती है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, उससे आप रिजल्ट अखज़ का आप इसकी कोई ना कोई वजूहात को निकाल कर आप इसके हल कर सकते हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत की सिर्फ फोकस जो है प्रोक्योरमेंट पर, और ये समझ नहीं आ रही, इस पर सवालात उठ रहे हैं कि नाकस इंतजामात के बावजूद 15 अरब रुपए की खती रकम कहाँ गई। अभी जो डेंगू के कुछ पिछले दिनों केसेस भी सामने आए, इस वबा को कंट्रोल करने के लिए एक तरफ हमें कोरोना का चैलेंज है, हुकूमत ने उसके लिए कोई इकदाम किए हुए? ये देखिए, बात ये है कि जब डेंगू पिछले दौर में आया था तो उस पर बाकायदा रिसर्च की गई थी। पब्लिक हेल्थ जो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ को ये टास्क दिया गया था कि आप इस पर रिसर्च करें, और आपने देखा वो पिछली गवर्नमेंट के और मसाइल भी थे, लेकिन उन्होंने डेंगू पर बहुत अच्छा काबू पा लिया, बड़ा काम किया और इस पर फंड्स भी बहुत कम लगे थे। डेंगू पर तकरीबन को 4-5 अरब रुपए लगे थे, अब 15 अरब रुपए आप लगा रहे हैं लेकिन रिसर्च नहीं कर रहे। आप प्रोक्योरमेंट पे जोर दे रहे हैं, शायद वहां पर कमीशन के मामलात ऐसे हों, और ब्यूरोक्रेसी जो है आपको पता है वो फिगर्स के साथ खेलने का। उम्मीद है आप ढूंढ निकाल लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर हुसैन सुमरा मेरे साथ है। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, मुल्क के तमाम इदारे इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में दुश्मनों की जो कार्रवाइयाँ हैं ये बढ़ती जा रही हैं, और इनका निशाना बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के आज 2 वाक़यात पेश आए हैं, जबकि एक वाक़या शुमाली वज़ीरिस्तान में पेश आया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में 6 फौजी जवानों समेत 7 अफराद शहीद हुए। ये बलूचिस्तान में पाक फौज पर हमले का हाल ही में दूसरा बड़ा वाक़या पेश आया। गुज़श्ता हफ्ते भी सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद के जरिए फौज की गाड़ी को निशाना बनाया गया था, जिसमें 6 जवान शहीद हो गए थे। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरली के करीब एक पुरहुजूम बाजार में धमाकाखेज़ डिवाइस फटने से एक फौजी जवान शहीद, जबकि 3 जख्मी हुए हैं। अगर गुज़श्ता 1 माह के आदाद शुमार की बात की जाए तो 1 माह में ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान में अस्करियत पसंदों के हमले में 13 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, जबकि 9 जख्मी हुए हैं।
पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील जंग लड़ी है और पाक सरजमीन से दहशतगर्दों का सफाया किया है। ये इक्का दुक्का होने वाले जो वाक़यात हैं, अब ये भी इन दहशतगर्दों की वाक़यात की वजह से हो रहे हैं, जिनका खात्मा यकीनन इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। जबकि इसमें बैरूनी हाथ, ख़ास तौर पर भारत के किरदार को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस जंग में पूरी कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है और हमें अपने शौहदा पर फ़ख्र है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।